गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 9th क्लास का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का लेक्चर जो है कॉमन देंगे। और हमारा जो चैप्टर है आज, जो चैप्टर नंबर है 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, और हिंदी में है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति और ज्योमेट्री जो है सेम ही है, ये हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में क्या है, यहां आप देखिए कि ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्योमेट्री ये यूनानी जो लैंग्वेज है, यूनान की लैंग्वेज जो है उसके वर्ड से बना हुआ है। यूनानी जो है लैंग्वेज के जो है वर्ड से बना हुआ है, यूनानी भाषा के शब्दों से बना हुआ है जो है ज्योमेट्री या ज्यामिति। तो ज्योमेट्री शब्द जियो और मिट्रीन, जियो और मिट्रीन दोनों जो वर्ड्स हैं वो यूनानी लैंग्वेज के हैं, और इन दोनों से मिलके बनता है ज्योमेट्री शब्द। और जियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है यूनानी जो है लैंग्वेज के अंदर, जियो का जो मीनिंग होता है वो होता अर्थ, लैंड, जियो का मीनिंग। और हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी। और मिट्रीन जो शब्द है यूनानी लैंग्वेज का, मिट्रीन, इसका अर्थ होता मेजरमेंट होता मापना। तो वैसे इन दोनों शब्दों को यदि आप कंक्लूड करें जो है, तो ये जो जियोमेट्रिक शब्द है या ज्यामिति है, इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो जरूरत महसूस हुई स्टार्टिंग में हुई होगी उस टाइम, तो ये भूमि को मापने के लिए जो है स्टार्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे इसके वर्ड से बिल्कुल क्लियर है कि जो ज्योमेट्री शब्द है वो भूमि को मापने के लिए, जो है अर्थ को मापने के लिए या लैंड को मापने के लिए, इस टाइप से जो है ये स्टार्टिंग हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा जो है प्रीवियस उसमें जाता हूं। देखिए, गणित की इस शाखा का अध्ययन, इस शाखा पर क्या है, ज्यामिति का अध्ययन गणित में विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया। प्राचीन सभ्यताओं का मीनिंग यहां पे है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब प्राचीन पुराने समय के अंदर जो हमारी सभ्यताएं थी, समाज था, तो उसके अंदर बहुत जो है ऐसी जो है शाखाएं थी जहां मतलब हमारे समाज ने, जो सोसाइटी ने, जो ज्यामिति का जो है उसका प्रयोग भी किया है विभिन्न रूपों में। और उस टाइम जो सभ्यताएं थी प्राचीन समय में, सिविलाइजेशंस थी, वो थी जैसे मिस्र थी, मिस्र सभ्यता थी, और बेबीलोन सभ्यता, चीन, भारत, यूनान और इनकास इत्यादि, ये जो है सभ्यताएं जो है प्राचीन काल में थी। और इन सभ्यताओं में जो है ज्यामिति का जो है उद्गम हुआ और इन्होंने ज्यामिति की स्टार्टिंग की। अब इन सभ्यताओं के लोगों के अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ के अंदर, जो है डेली लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी या व्यवहारिक जो है समस्याएं थी, उनका सामना करना पड़ता था, जिसमें ज्यामिति की जो है विकास हुआ अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न रूपों में, जिसमें ज्यामिति का क्या हुआ, विकास। क्योंकि उस टाइम जो सभ्यताएं थी, जो एंशिएंट जो है सिविलाइजेशंस थी उस टाइम, जो मैंने नाम बताए हैं, तो उसमें जो समाज था या लोग थे जो भी काम करते थे, कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, व्यवहारिक जीवन के अंदर अनेक समस्याएं आती थी। तो उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उनकी जो थिंकिंग थी, सोचते थे वो जो है सोचने से धीरे धीरे जो है वो ज्योमेट्री का जो है विकसित होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ, कि ज्यामिति के जो है रूल्स जो है या इसके जो गुण धर्म जो भी है ज्यामिति के, वो वहां से स्टार्ट हुए। और आपको पता है कि भी ज्यामिति के विकास के विभिन्न प्रकार की आवश्यकता पड़ी, अलग अलग प्रकार की आवश्यकता पड़ी इन सभ्यताओं में। तो जैसे एग्जांपल्स जो है मैं देता हूं आपको, जैसे मिस्र में जो है नील नदी है, बहुत बड़ी नदी है नील नदी, नील रिवर।
तो उसमें क्या है कि उसके आसपास लोग खेती करते थे, जहां पानी होता है, वाटर होता है, तो उसके आसपास खेती ज्यादा होती है। तो नील नदी के आसपास जो है लोग जो है एग्रीकल्चर लैंड थी और लोग जो खेती करते थे। तो उसमें जब बाढ़ आती थी, जब फ्लड आता था, तो उसमें क्या होता था कि उनकी जो किसान हैं और फार्मर्स हैं, उनकी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और उनकी खेतों की जहां जहां परिसीमा थी, जहां जहां एरिया था, बाउंड्रीज थी, तो पानी के साथ, वाटर के साथ वो भी प्लेन हो जाती थी। क्योंकि फ्लड आता है तो वो बिल्कुल जो है उसमें मिट्टी भी उठ जाती है, और जो भी वहां मार्क करते थे, मार्किंग होती थी या बाउंड्रीज बनाई होती थी कि ये खेत जो है ए फार्मर का है, ये खेत बी फार्मर का है, ये खेत सी फार्मर का है। तो ऐसे जो फ्लड आने से तो वो जो है वो सारी बाउंड्रीज या जो परिसीमाएं होती थी खेतों की, वो मिट जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। जब फ्लड के बाद जो है फिर लोग क्या करते थे कि भाई मेरा खेत यहां तक था, तो उनमें आपस में झगड़े होते थे। तो झगड़े होते थे तो उसके बाद जो है उन लोगों ने सोचा कि हम कैसे जो है इसको निर्धारित करें। तो वहां से उन्होंने अपना बाउंड्रीज जो है, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप और क्षेत्रफल कहते हैं, तो वहां से इस टाइप की जो व्यवहारिक समस्याएं थी, वहां से ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ कि बाउंड्रीज कहां से कहां तक है किस खेत की, और ये किस जो है फार्मर का खेत है, और क्षेत्रफल कितना एरिया है उसके पास। तो वहां से जो मिस्रवासी थे, वहां से कॉन्सेप्ट जो है वो ये इस चीज का आया कि पैरामीटर्स एंड क्षेत्रफल का। और मिस्रवासियों ने के ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग, मिस्रवासियों ने ज्यामिति का इससे आगे भी मतलब जो है प्रयोग किया। जैसे जो गोदाम थे, अन्नों के गोदाम थे, ग्रेन्स के, और अन्नों के भंडार जिसमें रखते थे कि भाई इसमें कितना अनाज आ सकता है। तो अन्नों के भंडार का मतलब आयतन ज्ञात करने के लिए, वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए, और जो पिरामिड होता है, जो पिरामिड है, पिरामिड का जो है उनको ज्ञान था कि पिरामिड का आयतन कैसे निकालते हैं। और एक कटे हुए पिरामिड का, देखिए एक कटे हुए पिरामिड का भी वो आयतन ज्ञात करते थे। पिरामिड का मैं बनाता हूं कि एक पिरामिड थोड़ा सा यदि आपको जो है सिस्टम है, देखो पिरामिड में क्या होता है कि बेस जो है वो कोई भी बहुभुज हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है। बेस इज एनी पॉलीगन ऑफ ए पिरामिड। और ये एक मैं कटा हुआ पिरामिड बना रहा हूं, कटा हुआ पिरामिड। ये हमारे पास मान लो ये पिरामिड है, ये जो है हमारे पास, इसको और बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं आप। ये आ जाएगा और इसमें ये आ जाएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहां से यहां तक जो हाइट है, हाइट आप उनको पता होती थी, और यहां से यहां तक जो लेंथ है ये ए और ये बी। तो ये एक जो है ट्रंकेटेड पिरामिड है, ट्रंकेटेड पिरामिड। मिड कटा हुआ। तो जो मिस्रवासी थे वो जैसे ग्रेन्स के जो गोदाम है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना, पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना सॉलिड फिगर है। तो इस टाइप की उन्होंने ज्ञान था उस टाइम जो मिस्रवासियों ने। और पिरामिड को थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पिरामिड क्या होता है, कि पिरामिड एक ठोस आकृति होती है, सॉलिड जो है फिगर होती है पिरामिड, सॉलिड फिगर, whose base is any polygon, whose base is any polygon, and जो उसकी जो लेटरल फेसेस होते हैं, लेटरल फेसेस को हम जो है साइड फेसेस बोलते हैं और लेटरल फेसेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व फलक। पार्श्व फलक वो सारे सारे पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, वो पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं। जैसे एक पिरामिड को मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ये दिस इज पॉलीगन ट्रायंगल्स, और ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये मिलाएंगे इस पॉइंट्स के ऊपर, तो ये जो 3 ट्रायंगल्स बनेंगे इसके बाहर को, और ये पिरामिड बन जाएगा। ये बेस है, ये अंदर की बजाय आप बाहर ले ले बेशक,
ऐसे ले लें, ये ट्रायंगल ले लें और इसको यहां ज्वाइन करें। तो ये बेस जो है, बेस इज ए ट्रायंगल हियर, और ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, ट्रायंगल पॉलीगन होती है, और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो है ट्रायंगल्स के, वो किसी पॉइंट्स को मीट करते हैं। तो जिसके जो लेटरल सरफेसेस हैं, लेटरल फेसेस हैं, साइड वाले फेसेस हैं वो जो है ट्रायंगल्स टाइप के होते हैं। जितनी भी साइड्स होंगे पॉलीगन में, उतनी ट्रायंगल्स होंगी साइड के जो फेसेस होते हैं। ये पिरामिड की डेफिनेशन होती है कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आकार, जिसका आधार एक बहुभुज होता है, और जिसके पार्श्व फलक को इंग्लिश में बोलते हैं साइड फेसेस या लेटरल फेसेस, ऊपर एक बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होते हैं। जो लेटरल फेसेस हैं, लेटरल फेसेस या जो बाहर के जो मैंने बताया साइड फेसेस हैं, वो सारे के सारे ट्रायंगल बनेंगे। अब ये ट्रायंगल है बेस, तो इसके बाहर को 3 ट्रायंगल बनेंगी। ये क्वाड्रिलेटरल बेस होगा तो 4 ट्रायंगल बनेगी। तो ऐसे जो है इसमें होता था उस टाइम। ये पिरामिड की डेफिनेशन है जो हम करते हैं। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर, कि हमारे जो भारतीय जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो 3000 बीसी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व या इंग्लिश में बोलते हैं 3000 बीसी में, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो समाज था, लोग थे, वो बड़े एक जो है सुव्यवस्थित ढंग से रहते थे। अब खुदाई से जो है पता लग गया है कि आप हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो उसके बाद ये पता लगा कि वहां जो शहर बने हुए थे, वहां जो शहर थे वो आजकल जो सेक्टर्स हैं उनकी अंदर जो है पैटर्न के ऊपर बने हुए थे। वहां पे क्या था कि जो रोड्स थी, रोड्स दे आर पैरेलल रोड्स थी, और घर के अंदर जो रूम्स वगैरह थे वो भी बड़े अच्छे ढंग से बने हुए थे, एक वेल प्लान्ड तरीके से। और जो पानी का जो जाने का, घर में जो पानी यूज करते हैं हम, तो पानी के बाहर निकलने की जो व्यवस्था थी वो भी जो है जैसे सीवरेज सिस्टम होता है हमारे, तो उस टाइप से भूमिगत व्यवस्था थी, सीवरेज सिस्टम था। ऐसे नहीं कि ओपन नालियों में बाहर जो है पानी। तो वहां जो हमें पता लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो एक काफी प्रसिद्ध समाज था, और उनका जो रहन सहन का जो ढंग था वो बिल्कुल एक जो है अच्छे शहर की तरह एक सुव्यवस्थित तरीके से वो रहते थे। और खुदाई से जो ईंटें मिली हैं, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारी सभ्यता थी, उसमें जो खुदाई से ईंटें मिली हैं, तो ईंटों को वो भट्ठों पर पकाते थे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं चिमनियां हैं हमारे, चिमनियों से हम ईंटों को पकाते हैं, चिमनियों से। तो पुराने जमाने के अंदर जो है भट्ठे होते थे। भट्ठे का मीनिंग ये है कि भी जो है लोग अपनी ईंटें निकाल लेते, कच्ची ईंटें जो है मिट्टी से, और ईंटें बना के, और फिर वो जो है भट्ठे लगते थे कि 20,000 ईंटों का, 15,000 ईंटों का, जो ये उपले होते हैं, जो गोबर से जो उपले बनते हैं, या लकड़ी से या कोयला डाल के, तो ईंटों को पकाया जाता था। और जो ब्रिक्स की जो ईंटों की जो रेशो थी, जो ब्रिक्स की रेशो थी ईंटों की, तो वो ये थी कि लेंथ रेशो, ब्रेथ रेशो, मोटाई का मतलब हम क्या लिखते हैं, मोटाई लेता हूं मैं, मोटाई, तो ये रेशो थी 4:2। इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट बोल सकते हैं। मोटाई को यहां हाइट कह देते हैं, हाइट है। तो जो ब्रिक्स थी, ब्रिक्स की जो रेशो है वो 4:2:1। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारे सभ्यता थी, उसकी जो खुदाई में जो ईंटें मिली हैं, तो उसकी रेशो जो ये होती थी जो आप देख रहे हैं। अब इसमें प्राचीन भारत में लगभग जो है आप ये मान के चलो कि 100 BC टू 500 BC जो प्राचीन भारत सभ्यता थी, ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। मतलब प्राचीन भारत में भी ज्यामिति रचनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाए गए थे वैदिक काल में। तो वैदिक काल की ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न की वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण के लिए किया जाता था। जो वैदिक काल था उसके अंदर जो ज्यामितिक फिगर्स होती हैं, ज्यामितिक जो डायग्राम होते हैं, उन डायग्राम को वैदिक पूजा के लिए
आवश्यक भिन्न भिन्न वेदियों और अग्नि कुंडों के निर्माण के लिए किया जाता था। जैसे घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार। वर्गाकार क्या है, स्क्वायर टाइप में, और वृत्ताकार मीन्स क्या, सर्कुलर टाइप में। तो जो वर्गाकार और वृत्ताकार जो है वेदियों का, ये धार्मिक क्रियाओं के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए कहते हैं। धार्मिक क्रियाओं के लिए यदि घर में कोई हवन करवाना है या पाठ पूजा करनी है घर के अंदर, तो उस टाइम जो वेदियां होती थी पूजा के लिए, तो वो या तो वृत्ताकार होती, सर्कुलर, और या जो है स्क्वायर टाइप की होती थी घरेलू के लिए। लेकिन जब सार्वजनिक पूजा स्थलों में, सार्वजनिक पूजा स्थल क्या है, जैसे मान लो मंदिरों के अंदर जो है कोई भंडारा है, हवन करवाना है, या कहीं और जो है सार्वजनिक स्थलों के ऊपर जो है यदि हम पूजा करते थे वैदिक काल के अंदर, तो वहां पे जो वेदियां थी वो जो है आयत, त्रिभुजों के आकार की या समलंब जैसी वेदियां होती थी। जैसे आयत, वर्ग, समलंब, इस टाइप से वहां बांट रखा था कि घरेलू जो है धार्मिक क्रियाओं के लिए जो है ये, और सार्वजनिक के लिए ये। और जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए जो है आयतों, त्रिभुजों और समलंबों, जैसे मैंने बताया आपको। अब उपरोक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एग्जाम्पल्स, ये उदाहरण जो है ये दर्शाते हैं कि ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग, ज्यामिति का जो विकास है, डेवलपमेंट है, और उसका जो यूजेज विश्व के सभी स्थानों पर हो रहा था। जितनी भी उस टाइम पुराने समय में जो सभ्यताएं थी या एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ज्यामिति का विकास भी हो रहा था और यूज भी कर रहे थे लोग। परंतु यह बड़े अव्यवस्थित जो है ढंग से प्रकार से कर रहे थे। जो लोग जो ज्यामिति का जो प्रयोग कर रहे थे और विकास कर रहे थे, वो व्यवस्थित ढंग से नहीं था, अव्यवस्थित ढंग से जो है इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही थी। और ज्यामिति के लिए एक रोचक बात यह है कि इसका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे ज्यामिति का जो ज्ञान है वो एक जनरेशन से जो अगली जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ट्रांसफर होता रहा, अलग अलग डिफरेंट जो है वेद से। अब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से हुआ, मौखिक रूप से, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है, उसने अपने बेटे को बता दिया, बेटे ने उसको के बेटे को बता दिया, तो मौखिक रूप से भी चलता रहा। और दूसरा तरीका इसका ये भी था कि ताड़ का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों के ऊपर लिखते थे। पहले ये कॉपियां या ऐसे नहीं होता था, ताड़ के जो वृक्ष है उसकी पत्तियों के ऊपर मैसेज या संदेश लिखते थे, और वो फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो रखते थे संभाल के, और पढ़ते रहते थे, ट्रांसफर होता रहता था। कुछ अन्य विधियां भी थी, जैसे पत्थर की शिला के ऊपर जो है मार्क कर दिया कोई चीज, ताकि सालों साल ये जो है दिखाई देती रहे और आगे ज्ञान ट्रांसफर हो जाए। और इस तरह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ज्यामिति का आदान प्रदान जो है आगे चलता रहा, कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है ज्ञान दूसरी पीढ़ी में चलता रहा। अब एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स, देखो थेल्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। थेल्स जो है, थेल्स ये काफी जो है फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं थेल्स, और थेल्स के बारे में आपने जरूर सुना है कि ये भी एक यूनानी जो है मैथमेटिशियन थे, यूनान के थे। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले प्रूफ, जो हम बार बार प्रूफ कहते हैं, प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ का आइडिया थेल्स ने दिया। अब प्रूफ क्या होता है, प्रूफ का मीनिंग क्या है कि कोई भी हम चीज बोलते हैं तो उसको हम सिद्ध करते हैं कि भी ये ट्रू क्यों है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो थेल्स ने दिया। तो थेल्स ने क्या दिया था इसके अंदर, कि थेल्स ने ये बताया था कि जो सर्कल है, ये मेरे पास कोई वृत्त है, सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। थेल्स ने जो प्रूफ दिया, बताया कि थेल्स ने कहा जो वृत्त है सर्कल, उसका जो डायमीटर है, व्यास, वो सर्कल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थेल्स ने सबसे पहले जो है ये आइडिया दिया, वहां से हमारे पास प्रूफ
जो है, जिसको हम प्रूफ कहते हैं, सिद्ध करना कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है, जो उत्पत्ति हुई उसकी, वो यहां से हुई, थेल्स ने की। और थेल्स का एक शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य था थेल्स का, एक चहेता शिष्य था, स्टूडेंट था, और ये पाइथागोरस भी आपने काफी नाम सुने हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस और उसके साथियों ने, पाइथागोरस और उसके साथियों ने अनेक ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। थेल्स और उसकी टीम जो थी, थेल्स का जो शिष्य पाइथागोरस था और पाइथागोरस के कुछ फ्रेंड्स भी थे साथ में, तो उन्होंने क्या किया कि ज्यामिति के बहुत सारे गुणों को विकसित भी किया, खोजा और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। अब आगे क्या चलेंगे, इसी समय जब ये थेल्स और पाइथागोरस की बात चल रही थी, इसी समय मिस्र का एक गणित का शिक्षक था, मिस्र में गणित का शिक्षक, जिसका नाम था यूक्लिड ने उस समय तक, देखिए जब यूक्लिड का कॉन्सेप्ट आया, यूक्लिड का जो नाम आया, उससे पहले तक, यूक्लिड से पहले जो ज्यामिति का जो गुण धर्मों का विकास हुआ या सिद्धांतों का विकास हुआ, वो सुव्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित ढंग से जो है हो रहा था। और ये जो यूक्लिड क्या है कि एक गणित के शिक्षक थे, गणित के शिक्षक मिस्र के अंदर। उसने उस समय क्या किया कि ये जितने भी अलग अलग तरीके से ज्यामिति का गुणों का और ज्यामिति के सिद्धांतों का जो है वो प्रसार हो चुका था, उनको सबको इकट्ठा किया, कंक्लूड किया, इकट्ठा कर सभी ज्ञान को एकत्रित किया, सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया ज्यामिति की, और उन्होंने एक एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित ढंग से लिखा। मतलब यूक्लिड ने क्या है कि सारा इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, और उसको एक जो है ज्यामिति के गुण धर्मों को, सिद्धांतों को, जितना भी उस टाइम ज्यामिति विकसित हो चुकी थी, जो भी ज्यामिति के बारे में सिस्टम था, सारा अच्छे ढंग से जो है एक बुक्स में या एक ग्रंथ में लिखा, जिसमें एलिमेंट्स नाम दिया उन्होंने। एलिमेंट्स के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने ये लिखा। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, 13 लेसन बनाए। एलिमेंट्स जो नाम दिया उसके 13 लेसन बनाए और उसको विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक को हम जो है बुक कहते हैं। एक लेसन को एक बुक बोलते हैं, बुक पुस्तिका माना जाता है। और इन पुस्तिकाओं ने समस्त विषयों को, पूरे वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड को, जो ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। जो यूक्लिड के अंदर ने जो एलिमेंट्स की बुक्स लिखी, जिसमें 13 लेसन थे, और ईच लेसन इज नोन एज बुक्स, ईच लेसन इज नोन एज ए बुक, एक बुक का नाम दिया है प्रत्येक लेसन को। और इन जो बुक्स में समस्त विषयों में, होल वर्ल्ड के अंदर जो ज्योमेट्री है, हमारे पास ज्योमेट्री संबंधी समझ को और आने वाली पीढ़ियों, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो इफेक्ट डाला, उनके ऊपर प्रभावित किया। और इस अध्याय में, इस लेसन के अंदर हम जो ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण, यूक्लिड का जो एंगल है इसके ज्योमेट्री के प्रति एंगल्स के दृष्टिकोण चर्चा करेंगे, और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारा जो इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने अपने जो है बुक्स के अंदर, डिटेल के अंदर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ ब्रीफिंग आपको कर दी है कि यहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जो है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। और इसी के ऊपर जो हमारी जो है जियोमेट्री टिकी हुई है, जो हम बार बार ग्राफ्स बनाते हैं, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं, और आगे भी हम जो है एंगल्स, जो है रेज, सारे जो है यहां से ही आएगा, लाइन सेगमेंट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं, वो जियोमेट्री से ही आता है, जियोमेट्री से ही आता है। तो ये इस अध्याय में हमारा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि जो यूक्लिड का जो दृष्टिकोण है जियोमेट्री के प्रति, उनको हम डिस्कस करेंगे कि यूक्लिड का क्या योगदान रहा है इसके अंदर, ज्यामिति के अंदर या जियोमेट्री के अंदर, और आज के वर्तमान स्वरूप में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।